हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग माइकोप्लाज्मा जो है इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग को वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करिए और ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है इस चैनल पर बीएससी बॉटनी ऑनर्स एंड बीएससी जूलॉजी ऑनर्स से रिलेटेड कंप्लीट वीडियोज जो है आपको इस चैनल पर मिलेंगे। एंड सब्सिडरी जो है केमिस्ट्री उसका भी जो है आपको वीडियो इस चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करें। तो हमारा आज का टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है यह जीवाणुओं से भी छोटे आकार की सजीव इकाइयाँ होती है। क्या होती है? तो जीवाणुओं से भी छोटे आकार की सजीव इकाइयाँ होती है। इनका जो सर्वप्रथम अवलोकन है लुईस पॉस्चर ने पशुओं के प्लूरोनुमोनिया नामक रोग के अध्ययन के दौरान किया। कौन से रोग? तो अवलोकन जो है लुईस पॉस्चर ने किया था। पशुओं में जो है एक तरह का रोग उत्पन्न हो जाता था, प्लूरोनुमोनिया नामक रोग, उसी में जो है अध्ययन किए थे। आगे लिखा गया है कि यह पशु रोग जो है वह माइकोप्लाज्मा के संक्रमण के द्वारा जो है होता है। नोकार्ट एंड रॉक्स ने माइकोप्लाज्मा सेल्स की पॉजिटिव एनएस प्लूरोनुमोनिया रोग से प्रसिद्ध पशुओं के प्लूरल द्रव में अंकित की एवं इन जीवों को कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर जो है विकसित किया। प्रारंभ में नोरकार्ट एंड रॉक्स ने इनका नाम प्लूरोनुमोनिया जैसे जीवधारियों को रखा, बट बाद में जो है इनको माइकोप्लाज्मा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? माइकोप्लाज्मा जो है नाम दिया गया। आगे इसमें लिखा है कि माइकोप्लाज्मा सेल को सर्वप्रथम जे एल्फोर्ड ने जो है सर्वप्रथम फिल्टर द्वारा जो है पृथक किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि माइकोप्लाज्मा सेल को जो है सर्वप्रथम किसने जो है फिल्टर किया था? तो उनका नाम था, क्या नाम था? जे एल्फोर्ड। आगे लिखा गया है कि क्योंकि इन जीवों को जीवाणुज फिल्टर द्वारा छानना असंभव था, रोगग्रसित पौधों में माइकोप्लाज्मा सेल्स रोगाणुओं के रूप में पौधों के फ्लोएम टिश्यू की चालनी नलिकाओं तथा फ्लोएम मृदोत्तक कोशिकाओं में पाई जाती है। अब हम लोग जो है माइकोप्लाज्मा का कुछ इंट्रोडक्शन को जान गए कि इसका खोज कौन साइंटिस्ट ने किया था और किसने जो है इसके बारे में बताया था, किसने फिल्टर किया था, इन सभी चीज़ों को हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग जो है माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, उसके जो प्रमुख लक्षण है उसको देखेंगे हम लोग। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वह है कि माइकोप्लाज्मा के प्रमुख लक्षण। तो हेडिंग डालेंगे माइकोप्लाज्मा के प्रमुख लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो जो इसमें लक्षण है, पहला है कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वह सूक्ष्मतम जीवधारी होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्मतम जीवधारी होते हैं। माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय अचल एवं प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जो तले हुए अंडे के समान जो है निवट मतलब कॉलोनी में पाए जाते हैं। तो यह जो है इसमें स्पष्ट बताया है कि जो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है वह बिल्कुल जो है सूक्ष्मतम जीवधारी होता है, और यह जो होता है माइकोप्लाज्मा वह एक कोशिकीय अचल एवं प्रोकैरियोटिक जीव होता है जो तले हुए अंडे के समान जो है निवट कॉलोनी में जो है वह पाया जाता है। अगला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है कि इनकी सेल जो होती है उसका माप जो होता है 100 to 500 नैनोमीटर तक होता है। इन्हें जीवाणुज फिल्टर द्वारा नहीं छाना जा सकता है। नेक्स्ट है कि इनकी आकृति जो होती है सेल वॉल की एब्सेंट के कारण अनिश्चित होती है। यहाँ पर जो है हमारा माइकोप्लाज्मा जो होता है उसका एक निश्चित जो है फिक्स्ड जो है वह सेल वॉल नहीं देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है सेल वॉल जो है एब्सेंट होता है। सॉरी, यहाँ पर सेल जो है वह निश्चित उस आकृति का नहीं होता है क्योंकि सेल वॉल जो है माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है। अतः यह बहुआकृतिक बहुरूपी जीव होते हैं।
जो गोलाभ भी हो सकता है, तंतुल हो सकता है, ताराकार या अनियमित पिंड के रूप में जो है वह पाए जाते हैं। अगला है कि माइकोप्लाज्मा के को स्वतंत्र कोशिका रहित संवर्धन माध्यम पर आसानी से संवर्धित जो है वह किया जा सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि माइकोप्लाज्मा को स्वतंत्र कोशिका रहित संवर्धन माध्यम पर आसानी से जो है संवर्धित किया जा सकता है, परंतु यदि संवर्धित माइकोप्लाज्मा को अचानक जल के द्वारा तनुकृत कर दिया जाए तो इनकी सेल्स फूलकर जो है वह क्या हो जाती है, फट जाती है। तो माइकोप्लाज्मा में एक्चुअली होता क्या है कि स्वतंत्र कोशिका रहित संवर्धन माध्यम पर आसानी से जो है संवर्धित हो जाता है, लेकिन परंतु यदि संवर्धित माइकोप्लाज्मा को अचानक जल के द्वारा जो है तनुकृत कर दिया जाए तो इनकी जो सेल्स होती है वह फूलकर फट जाती है। आगे है कि इनकी कोशिका द्रव जो है झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल जो है वह पाया जाता है। अतः वृद्धि के लिए एस्टिरोल्स की प्रेजेंस आवश्यक होती है। नेक्स्ट लिखा गया है कि यह मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं, इनमें सेल वाल का अभाव होता है। इसकी बाहरी परिसीमा त्रिस्तरीय लाइपोप्रोटीन की इकाई झिल्ली के द्वारा बनी होती है। जो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यह मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं और इनकी जो सेल वाल का अभाव इसमें जो है अभाव देखा जाता है और इसकी जो बाहरी परिसीमा होती है वह त्रिस्तरीय लाइपोप्रोटीन की इकाई झिल्ली की जो है वह बनी होती है। आगे लिखा गया है कि कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति जो होता है उसकी एब्सेंस के कारण मीन्स माइकोप्लाज्मा में हम लोग आगे जो है देखे थे कि माइकोप्लाज्मा में सेल वाल जो है नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, इसलिए उसका आकृति जो है निश्चित नहीं होता है। वह गुलाब, ताराकार या कई तरह के जो है बहुआकृतिक होते हैं। तो यहाँ पर वही बात लिखा गया कि कोशिका भित्ति की एब्सेंस के कारण माइकोप्लाज्मा जो है ग्राम अभिरंजन के प्राप्ति अनुक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं, अतः यह ग्राम निगेटिव अभिरंजक होते हैं। तो जरा सी बात है कि सेल वाल नहीं होगा तो उसमें जो है माइकोप्लाज्मा जो है जब उसको ग्राम अभिरंजन किया जाएगा तो उस समय जो है वह अनुक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा और यह ग्राम निगेटिव जो है अभिरंजक जो होते हैं। आगे लिखा गया है कि माइकोप्लाज्मा में दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं तथा डीएनए व आरएनए या डीएनए की मात्रा 4% व आरएनए की मात्रा जो है वह 8% होती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें दोनों प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है, तो आरएनए प्लस डीएनए को जो है वह न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो दोनों का मात्रा क्या होता है, तो 4% जो है इसमें डीएनए की मात्रा, उसके बाद आरएनए की मात्रा जो है वह 8% होती है। इनके कोशिका द्रव में जो है 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें किस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो वह 70S टाइप के जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि माइकोप्लाज्मा किसी भी एंजाइम के प्रति संवेदनशील नहीं होते। जो माइकोप्लाज्मा होता है वह किसी भी एंजाइम के प्रति जो है संवेदनशील नहीं होते, क्योंकि इनमें सेल वाल का अभाव होता है। क्या होता है, इनमें सेल वाल का अभाव होता है, अतः सेल वाल पर क्रिया करने वाली प्रतिजैविक औषधियां पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन ईटीसी इन पर कोई प्रभाव जो है वह नहीं पड़ता है। इन जीवधारियों पर सेल की उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करने वाले प्रतिजैविक पदार्थों जैसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमिफेनिकॉल ईटीसी का घातक प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो जो माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर होता है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे दाने जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यह राइबोसोम है और इसके बाहर जो है वह लाइपोप्रोटीन का लेयर है और इसमें जो है यहाँ पर कुंडली नुमा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है डबल स्टैंडर्ड वह डीएनए है और इसमें जो है सोल्यूबल आरएनए प्रेजेंट रहता है और इसमें सोल्यूबल प्रोटीन जो है वह प्रेजेंट रहता है और इसमें जो है मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं वह इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो इस प्रकार
एक तरह का जो है स्ट्रक्चर माइकोप्लाज्मा का दिखाया गया है और इसका डिफाइनाइट शेप जो है माइकोप्लाज्मा का नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है सेल वॉल नहीं पाया जाता है माइकोप्लाज्मा में। आगे लिखा गया है कि माइकोप्लाज्मा के प्रारंभिक केंद्रक, जो माइकोप्लाज्मा के प्रारंभिक केंद्रक होते हैं, कोशिका द्रव्य में एक नग्न वृत्ताकार डबल स्ट्रैंडेड रेशेदार डीएनए तथा इसके अतिरिक्त सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वसा घुलनशील प्रोटीन, एंजाइम्स तथा अन्य उपापचयी पदार्थ जो है वह पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अदर नेम ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का और भी नाम है, उसको हम लोग देखते हैं। तो माइकोप्लाज्मा को कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोट भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत के जोकर के रूप में भी जाना जाता है, या माइकोप्लाज्मा को सूक्ष्म विज्ञान के जोकर के रूप में भी जाना जाता है। और जो माइकोप्लाज्मा होता है इसको मोलिक्यूल्स भी कहा जाता है और स्फीरोप्लाज्मा भी जो है कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। तो इन सभी नामों से जो है माइकोप्लाज्मा को जाना जाता है। आप लोग जो है इसको नोट्स बनाएंगे अच्छी तरीका से और सभी को जो है प्रॉपर तरीका से आप लोग लिख लेंगे। प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा में लैंगिक तथा अलैंगिक जनन अब्सेंट होता है। जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें सेक्सुअल तथा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अब्सेंट होता है, अतः इसमें जनन की क्रिया जो होती है वह विखंडन, मुकुलन, द्विविभाजन तथा तुरुन प्रारंभिक संरचनाओं द्वारा जो है वह होती है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर को। अब हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा को देखें। तो माइकोप्लाज्मा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि माइकोप्लाज्मा द्वारा मनुष्य, प्राणियों तथा पेड़ पौधों में उत्पन्न होने वाले कुछ रोग निम्न प्रकार है। तो पहला है कि माइकोप्लाज्मा जनित पादप रोग। तो जो फर्स्ट जो है बैगन में जो लघुपर्ण रोग होता है वह इसी माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाला रोग है। सेकंड है पपीते का गुरहित शीर्ष रोग, ब्रांची टॉप ऑफ पपाया, यह भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा जो है होता है। आगे है लेग्यूम का कुर्चिसम रोग और नेक्स्ट है मक्के का बौना रोग। ये सभी जो है माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले डिजीज हैं। नेक्स्ट है प्लांट डिजीज है सब। नेक्स्ट है पौधों पर माइकोप्लाज्मा रोग के लक्षण। तो पौधों पर जो है पौधों को तना विभिन्न स्थानों पर पतला, चपटा या मोटा हो जाता है, इसके लक्षण है माइकोप्लाज्मा के। माइकोप्लाज्मा डिजीज के लक्षण है कि पौधों को तना जो है विभिन्न स्थानों पर पतला, चपटा या मोटा हो जाता है। पौधों की जो पत्तियां होती है वह पीली व छोटी हो जाती है। इसके संक्रमण के कारण पौधे के समस्त कक्षस्थ कलिकाएं वृद्धि करके एक गुच्छे के रूप में रूपांतरित हो जाती है तथा संपूर्ण पौधे की आकार की एक झाड़ू रूपी संरचना में परिवर्तित हो जाती है। आगे है माइकोप्लाज्मा जनित रोग। तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा जो है कई तरह के रोग जो है वह देखे जाते हैं। फर्स्ट है पशुओं में गो प्लूरोनुमोनिया, रोग कारक माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस, ये सब जो है माइकोप्लाज्मा जनित रोग है। सेकंड है भेड़ बकरी का एगलैक्टिया रोग, रोग कारक है इसका माइकोप्लाज्मा एगलैक्टी। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने माइकोप्लाज्मा जनित रोग को भी देख लिया। तो इस प्रकार हम लोग का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा कंप्लीट होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करिए। और अधिक वीडियोज पाने के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोग वीडियोज को देखिए। वह आपके लिए जो है निश्चित रूप से आपके बीएससी पार्ट 1 एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट